चलिए, तो ये कोई आर्बिट्ररी पाथ जिस पर पार्टिकल मोशन में है, इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इनिशियली पार्टिकल एट टाइम t1 पर a पर था, इस रास्ता के लॉन्ग मूव करके वो b पर आया एट टाइम t2, इसको इनिशियल पोजीशन बोला, इसको फाइनल पोजीशन। देन एन एरो ज्वाइनिंग initial and final position, initial and final position and directed from initial to final position is called displacement suffered by particle। डिस्टेंस में ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट में सफर्ड बाय पार्टिकल बोलना है। ठीक है, ये एरो को, न कि इसके लेंथ को डिस्प्लेसमेंट, इसके लेंथ को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलेंगे, इस एरो के लेंथ को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलना। तो द लेंथ ऑफ दिस एरो इज कॉल्ड magnitude of displacement। यानी वेक्टर ए बी एरो को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे ना, वेक्टर ना हुआ एक डायरेक्शन ना हुआ, एरो में तो एक डायरेक्शन डिफाइन होता है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट, इसको लोग यूजुअली वेक्टर डी भी लिख लेगा। डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, इसको शॉर्टली डेल्टा टी लिख दोगे। देखो, लैंग्वेज लिखने का भी एक पर्पस है, न्यूमेरिकल बनाने जाओगे तो लैंग्वेज में लिखा हो रहता है ना, वो समझ में आएगा आपको। हम लैंग्वेज में कम ही करेंगे लिखने में, जो वर्ड सब जो बोल रहे हैं लिख रहे हैं, यही वर्ड तो न्यूमेरिकल में यूज होता है, समझे। तो बहुत जरूरी है थ्योरी को लिखना नोट्स में और उसको जानना। अच्छा, अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को। जल्दी। अब चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करना चाहिए हम लोग को, नहीं, वेक्टर क्वांटिटी उसको यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो देखिए कैसे, मान लो जब पार्टिकल ए पर था तो उसका पोजीशन वेक्टर था r1, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जब b पर आया तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2। ये सब यूज कर रहे हैं ना, कुछ घबरा रहे हैं इसको। कहीं है तो मैथमेटिकली उसको डिफाइन करेंगे ना कि कहाँ है। एट पोजीशन वेक्टर r1 पर है, एट पोजीशन वेक्टर r2 पर। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हो आप, यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बताओ किस दो वेक्टर का सम, ये r1 क्या हुआ, r1 हुआ इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन, r2 हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन। लेट किया, लेट initially particle is at position vector r1 and finally at position vector r2। तो यहां पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, किस दो वेक्टर का सम करेंगे, इसको तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d से डिनोट किया ना इसको, तो कितना प्लस कितना करोगे, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर d इक्वल टू वेक्टर
R2, जो दो वेक्टर एक ऑर्डर में होता है ना उसका सम करते हैं और अपोजिट ऑर्डर वाले से इक्वेट करते हैं, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है। तो वेक्टर D इक्वल टू R2 माइनस R1 और लार्ज चेंज हो यदि, तो इस चेंज को डिनोट करना किससे, डेल्टा R से। तो एक न्यू डिफिनीशन डिस्प्लेसमेंट का, मैथमेटिकल डिफिनीशन आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का यहां से, कि इट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। नहीं तो ऐसे भी मैथमेटिकली बोलो उसको डिफाइन करना, उतारिए उसको। तो देखो मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, thus displacement suffered by particle during a certain interval of time, will be equal to change in position vector of particle, change in position vector of particle during that interval of time। समझे? कुछ टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट सफर किया गया पार्टिकल में, तो उस टाइम इंटरवल में कितना उसके पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ। जितना चेंज हुआ उतना टाइम नहीं, उस टाइम में जितना पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ वही डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का। और तब तो ऐसा है कि मान लीजिए इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, रफली जीरो बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए क्या बोलना चाहिए, नल वेक्टर बोलना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट है ना एक साइड, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो क्लियरली इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम, फाइनल पोजीशन विल बी सेम, that is वेक्टर R2 इक्वल टू वेक्टर R1, तो डेल्टा R जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज ये नल वेक्टर। अब बताओ एक बात, जब कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो क्या ये मीनिंग निकलता है कि पार्टिकल मूव ही नहीं किया हो? पार्टिकल मूव किया भी होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब? जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। अब मूव नहीं किया तब तो जीरो तब भी होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो है तो इट डज नॉट मीन दैट पार्टिकल डज नॉट मूव, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। ड्यूरिंग मोशन भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो हो तो मूव नहीं किया, रेस्ट में है। उतारो सब बात को। तो ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जा सकता है। यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो देन इट डज नॉट मीन दैट पार्टिकल डज नॉट मूव, बट इफ डिस्टेंस विल बी जीरो देन पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट। अभी तो यूनिट वेक्टर में नहीं कन्वर्ट किए हैं डिस्प्लेसमेंट को ना। अब देखो यूनिट वेक्टर आई और जे के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये तो पोजीशन वेक्टर से ही आपको बताए हुए हैं पिछले क्लास में कि मान लीजिए ये पोजीशन है तो इसका अपना कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा ना। नहीं, इसको मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1, वाई कोऑर्डिनेट y1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2, वाई कोऑर्डिनेट y2। तो पोजीशन वेक्टर r1 को तो लिखेंगे ना x1 i कैप प्लस y1, ये तो लिखना बताया था फर्स्ट क्लास में। यदि कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं। और r2 को x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये इफ कोऑर्डिनेट गिवन हो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का
तो अभी वेक्टर डी जो r2 माइनस r1 के बराबर है, ऐसा करेंगे तो ये आएगा कितना, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप और प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। और ये x2 माइनस x1 को शॉर्टली डेल्टा x लिखना, कहीं भी लार्ज चेंज होगा तो उसको डेल्टा से डिनोट करेंगे। डेल्टा x आई कैप प्लस y2 माइनस y1 को डेल्टा y, ये आया यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। उतारिए। देखो ये कुछ बात अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। यदि कभी भी कोई वेक्टर मिला तो हम लोग का टेंडेंसी होना चाहिए उसको यूनिट वेक्टर में ले जाने का, क्योंकि यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करने के बाद उस वेक्टर से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करोगे वो आसान बन जाता है। चाहे एडिशन करना हो, बाद में प्रोडक्ट डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, तो इजी होता है वो। और ये जो i का कोएफिशिएंट है डेल्टा x, इसको वेक्टोरियली क्या बोलते थे, i के पीछे वाले को क्या रीड करते थे, x कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, j के पीछे वाले को y कंपोनेंट। वेक्टर को रिवीजन में रखना हमेशा, बहुत यूज है मैकेनिक्स में वेक्टर का। हमारा आदत है मैक्सिमम कंसेप्ट को, न्यूमेरिकल को वेक्टोरियली सॉल्व करना। क्या नहीं, मेरा आदत है वेक्टोरियली सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होता है वो। तो वेक्टोरियली तो इसका नाम है x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर d, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर d। लेकिन यूजुअली इसको बोलना डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। क्या बोलना? अब मान लो कोई पार्टी के लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और इधर डिस्प्लेस्ड हुआ, तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट एक्सो डायरेक्शन में हुआ और वाईओ डायरेक्शन में हुआ। नहीं, यदि स्पेस में मूव करेगा तब तो तीनों डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको यूजुअली बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली j के पीछे का जो कोएफिशिएंट है उसको y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। ठीक है, पार्टिकल यहां से यहां डिस्प्लेस्ड हुआ तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट देखा जाए तो थोड़ा एक्सो डायरेक्शन में हुआ और थोड़ा वाईओ डायरेक्शन में हुआ। नहीं, उतारिए इसको। और डेल्टा y को डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। अब लिखें टॉपिक में रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को रिलेट करोगे वेक्टर से तो डिस्प्लेसमेंटों को पहले स्केलर बनाइए ना। नहीं समझी, ऐसे बोल देना। देखो लोग कहता है सही पासा, कितना गलत पढ़ाता है लोग। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोलता है, समझे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो तीन पॉसिबिलिटी है यहां पर। पार्टिकल
कर्व्ड पाथ के along गया हो वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, कि स्ट्रेट लाइन पाथ के along गया। तो सबसे पहले यदि पाथ कर्व्ड पाथ हो, इफ पाथ विल बी कर्व्ड, वन पोजीशन टू अदर पोजीशन जाने का रास्ता कैसा है, आर्बिट्रेरी पाथ है, कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ। तो इस केस में तो क्लियरली ये जो डिस्टेंस ये लेंथ होता है ना, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट रूट वाला लेंथ। तो एक नाम यहाँ पर एक पॉइंट सी दे दे, एक सिंपली अब यहाँ पर, तो डेल्टा एस हुआ ए बी, सॉरी ए सी बी का लेंथ, डेल्टा एक्स आर के सी बी का लेंथ, और डी जो हुआ वो कौन हुआ, सिंपली डायरेक्ट ए बी हुआ। कौन बड़ा छोटा है, डेल्टा एस बड़ा है किससे, डी से, यानी इस केस में डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। उतारो इसको। और यदि पाथ स्ट्रेट लाइन हो, अब स्ट्रेट लाइन पाथ में फिर दो पॉसिबिलिटी, कि जब तक भी चला वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहा, इफ पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी, ये लिख लिया ना। इस केस में दो, पहला पॉसिबिलिटी ये कि इफ पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जब तक भी चला वो एक ही दिशा में चलते रहा। ये केस देखो, मान लो T1 टाइम पर A पर था, T2 पर वो B पर है, बस यही केस लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जितना डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा ना, डिस्टेंस भी ए बी के बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड, यानी दोनों इक्वल होगा। एक केस ये हुआ, ठीक है। लेकिन यदि पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट हो और कुछ दूर तक उधर चला हो कुछ टाइम तक, फिर कुछ टाइम तक रिटर्न हो गया उसी पाथ के लॉन्ग, तो उस केस में दोनों इक्वल नहीं होगा। उतारिए उतारिए इसको, उतारिए। और केस बी, if particle changes its direction of motion, if particle changes its direction of motion, तो वो केस देखो। देखिए, मान लो T1 टाइम पर वो A पर था, T2 टाइम पर वो B पर है एंड T3 टाइम पर वो C पर है, जिसमें ये बोल दें, देखते रहना इधर, देखते रहना, T1 से ग्रेटर T2 से ग्रेटर T3, ये बोल देने से ये पता चल रहा है कि पहले इनिशियली कहाँ था, फाइनली कहाँ है और इंटरमीडिएट में कहाँ था। ए कोई इनिशियल पोजीशन, इंटरमीडिएट पोजीशन कौन, बी, और फाइनल पोजीशन कौन, सी। तो ये टाइम का रिलेशन से ये पहचान में आ जाएगा आपको, कहाँ पर इनिशियली था, फाइनली कहाँ है, इंटरमीडिएट में कहाँ है। तो क्लियरली यहाँ जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये पूरा पाथ का लेंथ, यानी ए से बी प्लस बी से सी, यानी ए बी प्लस बी सी, ये तो हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, ए टू सी ओनली, बट डिस्प्लेसमेंट सिंपली ए सी। तो क्लियरली यहाँ कौन बड़ा छोटा, डिस्टेंस ही बड़ा है यहाँ भी किससे। देखो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी ऑल ओवर क्या हुआ, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत कम होगा तो उसके बराबर होगा, है ना। यानी जो फाइनल रिलेशन आ रहा है हम लोग को, इसमें फाइनल रिलेशन डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे,
डी से। ये समझ रहे हैं ना, डी से बड़ा ही होगा, नहीं तो बहुत कम होगा तो उसके बराबर। बराबर कब होगा, इक्वलिटी वैलिड कब होगा, जब पाथ है स्ट्रेट लाइन हो विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। खाली स्ट्रेट लाइन पाथ से इक्वलिटी नहीं आएगा, मोशन ऑफ डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो, तब इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी फंसाएगा, कभी कभी बोलेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा एस बाई डी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी बाई डेल्टा एस, तो लेस देन इक्वल टू 1। नहीं, ये डी को इधर कर दिए तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, और डेल्टा एस को उधर कर देंगे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा ना। उतारो इसको। और एक बात सुने, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। चलो नोट करके लिखो इसको। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, while displacement may be positive, negative और equal to 0। हम लोग सपोज करो पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करोगे, डेल्टा एक्स से ओनली। तब वेक्टर फॉर्म में देने की जरूरत नहीं है आंसर। कोई एक्सिस के लॉन्ग मूव करे पार्टिकल या एक्सिस के पैरेलल, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई, यदि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग तो डेल्टा। और यूनिट वेक्टर में कब आंसर देना, जब प्लेन में मूव कर रहा हो या स्पेस में, है ना, यानी जब उसके मोशन में एक्सो डायरेक्शन में इफेक्ट आ रहा है, और तब यूनिट वेक्टर में आंसर देना। लेकिन यदि वन डायमेंशनल मोशन हो, वन डायमेंशनल पर है ना हम लोग, टू डायमेंशनल का मीनिंग सब वेक्टर में, तो फिर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में आंसर देना। डेल्टा एक्स इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से डिनोट करना, एक्स एफ माइनस एक्स आई, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही काम करना, यूनिट वेक्टर में आंसर देने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ, इट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ना। फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट यदि ज्यादा होगा इनिशियल से तो पॉजिटिव होगा, ये कम होगा तो निगेटिव, और दोनों इक्वल रहा तो जीरो। इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल मीनिंग है कुछ। यदि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, नहीं कि पार्टिकल लाइज टुवर्ड्स राइट, पार्टिकल फाइनली लाइज टुवर्ड्स राइट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। यदि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आया तो पार्टिकल फाइनली लाइज टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, समझे। और जीरो आया तब तो समझ रहे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। इफ डेल्टा एक्स पॉजिटिव, then we mean that finally particle lies towards right, लिखते चलो lies towards right from initial position, and if delta x negative, then we mean that particle lies towards left from initial position, और जीरो का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ ही रहे हो, जहां था इनिशियली फाइनली भी वही है।
चलो एक दो ठो क्वेश्चंस करेंगे पहले इस पर। लिखो क्वेश्चन। लिखो ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन and first goes to a point having coordinate goes along x-axis लिखना, goes along x-axis to a point having coordinate plus 20 0, having coordinate plus 20 0, and return back along the same line, return back along the same line and goes to a point minus 20 0. Full stop दो। Find distance and 40 0 displacement suffered by particle। देखो ओरिजिन से स्टार्ट किया है पार्टिकल और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहले प्लस 20 0 पर गया, यानी एक्स एक्सिस पर, इसको ए से डिनोट करो। उसके बाद रिटर्न हुआ उसी लाइन के लॉन्ग और माइनस 20 पर आया, इसको माइनस 20 0। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन, फाइनल कौन, इनिशियल कौन? ये इनिशियल पोजीशन हुआ ना, नहीं ये फाइनल पोजीशन और ये इंटरमीडिएट पोजीशन। डिस्टेंस में तो टोटल लेंथ यूज करना है, यहाँ से वो यहाँ गया, फिर यहाँ से रिटर्न होके यहाँ आया, तो ये 20 मीटर और ये 40 मीटर, तो डिस्टेंस तो हो गया 20 प्लस 40 यानी 60 मीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट एंड फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट बस चाहिए आपको। किस रास्ता उससे आया गया उससे मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को पाथ ऑफ पार्टिकल से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से मतलब है, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से नहीं मतलब है। तो डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा एस था। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 0, ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ था ना, तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 0, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना, -20। तो क्लियरली डेल्टा एक्स जो एक्स एफ माइनस एक्स आई होता है, यानी -20 -0 दैट इज -20 मीटर। देखो अभी जो बोले थे हम कि डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव पॉजिटिव 0, उसका एक प्रूफ भी हुआ और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था कि यदि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो पार्टिकल फाइनली लाइज टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, है ना, ये इनिशियल था फाइनली आया तो लेफ्ट है ना हुआ। उतारिए सॉल्यूशन को। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। उतारिए उतारिए, हो गया। लिखो ए कार फर्स्ट गोज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ
A car first goes 4 kilometers towards north and takes perpendicular right turn. Takes perpendicular right turn and goes 2 kilometers and again take perpendicular right turn and goes 1 kilometer. And Again take perpendicular right turn and goes 1 kilometer. फुल स्टॉप दीजिए और लिखिए फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय कार. Distance 6 meter और displacement from the तो देखिए ये नॉर्थ है, तो पहले गया वो 4 किलोमीटर, वो नॉर्थ की तरफ गया. इस डिस्प्लेसमेंट को D1 से डिनोट करो. फिर वो राइट टर्न लिया, तो जब नॉर्थ की तरफ जा रहे होंगे और राइट टर्न लेना हो तो अब किधर जाना पड़ेगा? ईस्ट की तरफ. नहीं, यहाँ से वो फिर 2 किलोमीटर गया, D2 से डिनोट करो इसको. अब फिर परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया तो फिर किधर जाओगे? साउथ की तरफ जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर. ये D3 से डिनोट कीजिए. इसमें वेक्टर D1 का मैग्नीट्यूड गिवन है 4 किलोमीटर, D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर एंड D3 1 किलोमीटर. तो डिस्टेंस तो समझ रहे हैं, ये लेंथ ऐड कर लेंगे. डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट का और डिफाइन कैसे था? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करके एक एरो कंस्ट्रक्ट करेंगे जो डायरेक्टेड होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. तो देखिए देखिए देखिए, पहले डिस्प्लेसमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग. ये इनिशियल पोजीशन है ना, और ये फाइनल पोजीशन है. तो ये एरो ना डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल. इस एरो को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोलना नहीं, यही डिफिनेशन था ना. एक एरो कंस्ट्रक्ट करो बाय ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. अच्छा, ये होगा कितना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो हम समझ रहे हैं. 9th में ये क्वेश्चन था, यहां भी क्वेश्चन है, तो मेथड अलग होना चाहिए ना. मेथड अलग होना चाहिए. वेक्टर के अकॉर्डिंग टू वेक्टर, कोई वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या किया जाता है? सभी वेक्टर को ऐड करते हैं. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? सभी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे वेक्टोरियली. तो फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है सब इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम. नहीं, अच्छा, D1 वेक्टर को लिखना है तो D1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और डायरेक्शन है y एक्सिस के लॉन्ग. तो इसमें क्या लगा लोगे? J कैप. ये सीखे है ना वेक्टर में. कोई वेक्टर किसी एक्सिस के लॉन्ग है तो उसमें खाली वही कंपोनेंट होगा, अदर कंपोनेंट सब 0. y एक्सिस के लॉन्ग है तो खाली J वाला होगा. अच्छा, D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो I कैप. D3 का मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर और डायरेक्शन किधर? माइनस J, निगेटिव y एक्सिस की तरफ है ना वो, तो माइनस J कैप. तो फाइनली ये कितना? 2y प्लस 3J. अब चाहते हो आप इसका, ये आंसर ये हो गया, यही आंसर हो गया. सुनो सुनो सुनो, आंसर इस यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो. नहीं, आप दूसरे तरह से आंसर देना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, तो ये लेंथ निकालना पड़ेगा और ये एंगल निकालना पड़ेगा. समझे? तो लेंथ के लिए तो इसी का क्या कर दोगे? मॉड D कर लोगे, जो x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर ये था ना. यदि कोई वेक्टर समथिंग i प्लस समथिंग j, तो उसका मैग्नीट्यूड रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर.
ये मैग्नीट्यूड हुआ, और ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, इसके लिए भी एगो फॉर्मूला वहां वेक्टर में किया था, टेन थीटा बराबर वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कितना है 3, एक्स कंपोनेंट कितना 2। ये था कि नहीं? अरे ये भूलिए नहीं, वेक्टर को बार बार अभी 2-3 चैप्टर तक रिवीजन में रखना। यदि कोई वेक्टर आर एक्स आई प्लस आर वाई जे इस रूप का है, तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, एंड डायरेक्शन के लिए टेन थीटा बराबर आर वाई बाई आर एक्स। ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बना होना चाहिए, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। ये थीटा क्या है? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब कोई बोलेंगे थीटा क्या है, तो बोलिएगा एंगल है। वो तो हम भी जान रहे हैं एंगल है। किसके द्वारा बना हुआ, किससे, किस सेंस में, ये सब बात बोलना चाहिए। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स 2/3/2 ना। तो अब आंसर को फाइनली लिखने जाना तो ऐसे लिखना होगा। आंसर अब ऐसे लिखना होगा 10। देखो वेक्टर d इक्वल टू, ये कितना आ रहा है इसका वैल्यू? √13 मीटर थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए ना, ऐसे जा रहा है ना, ईस्ट से बना रहा है ना थीटा, तो इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। जिससे बना रहा है वो बाद में होता है। तो ऐसे भी आंसर दे सकते हो, या यूनिट वेक्टर के फॉर्म में छोड़ना है ऐसे छोड़ दो। कहीं आंसर मिलाना होगा तब तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और नहीं मिलाना नहीं है, खाली बनाने दिया है तो ऐसे भी छोड़ के दे दो उसको, उतारिए इसको। समझे? तो समझ रहे हैं, वो जल्दी हो गया। वो 9th 10th वाला मेथड ज्योमेट्री, यहाँ वेक्टर मेथड से बनाना था इसी क्वेश्चन को। अब वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम कर रहा होगा। हाँ चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। लिखो स्पीड एंड वेलोसिटी। How fast a body or particle move is called a speed, and how fast a body or particle moves in a given direction is called velocity। ठीक है, सिंपली फास्टनेस बता रहे हो तो वो स्पीड कहलाएगा, और फास्टनेस के साथ साथ मोशन का डायरेक्शन भी बता रहे हो तो वो वेलोसिटी कहलाएगा। अब सुनो, तो ड्यूरिंग मोशन ये दो फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होगा पार्टिकल और बॉडी के साथ, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये फास्टनेस को बताता है, हाउ फास्ट ए बॉडी मूव्स, बस इतना ही बोलना है, इसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। तो क्लियरली ये फिजिकल क्वांटिटी कैसा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी नहीं, क्योंकि ये सिंपली मोशन के फास्टनेस को बताता है। हाउ फास्ट ए बॉडी और पार्टिकल विल मूव। इज कॉल्ड स्पीड। और ये दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। एक है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एंड एक इंस्टेंटेनियस स्पीड।
ये इंस्टेंटेनियस स्पीड इतना लंबा चौड़ा वर्ड हो जाता है, इसको सिंपली स्पीड बोलना, और सिंपली स्पीड बोलना इसको। इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिर्फ स्पीड बोलना है, लेकिन एवरेज वाले में एवरेज वर्ड यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस वाले में इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज नहीं करना है। चलो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करें एवरेज स्पीड को। ऐसे तो कहेंगे तो स्पीड नाम का कोई चीज फिजिक्स में होता ही नहीं है, होता है डायरेक्ट क्या, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। सिंपली स्पीड जिसको बोलते हो आप, वो रियली में कौन स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। एवरेज, अभी आप स्पीड में एवरेज की बात कर रहे हो और इंस्टेंटेनियस का, फिर बाद में एक्सेलरेशन वेलोसिटी पढ़ोगे, वहां भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस बात करेंगे, फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वहां भी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, और फ्यूचर में भी बहुत जगह ऐसा कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, वहां भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस होगा। करंट पढ़ोगे, वहां पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट, प्रेशर पढ़ोगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस प्रेशर, फोर्स में भी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जहां पर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस है। उस सब का एक जनरल डिफिनीशन यहां पर लिखने जा रहे हैं हम, जो सब में काम देगा आपको। तो एवरेज वैल्यू जो होता है ना, वो कोई भी चीज का एवरेज वैल्यू, वो दो पोजीशन के बीच का वैल्यू होता है या दो टाइम के बीच का वैल्यू होता है। जैसे अब अभी स्पीड के टर्म्स में बात करें तो ऐसे बोलोगे कि इस बस का वेलोसिटी रामगढ़ से रांची के बीच में क्या था, ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम लोग। तो दो पोजीशन के बीच में पूछा गया उसका स्पीड, ये एवरेज स्पीड हुआ। और ऐसे भी पूछे कि इस बस का स्पीड 2 बजे से 3 बजे के बीच में क्या था, ये भी एवरेज हुआ। तो दो टाइम, क्योंकि 2 बजे रामगढ़ में थे या 3 बजे रांची में, तो रामगढ़ से रांची के बीच का स्पीड पूछा गया या 2 बजे से 3 बजे के बीच का, दोनों एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे पूछे कि बूटी मोड़ पर क्या वेलोसिटी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस, या 2:30 पर क्या स्पीड है, वो भी, यानी एक टाइम पर का स्पीड या एक पोजीशन पर का स्पीड। स्पीड ही नहीं, अभी स्पीड के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ये आइडिया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वैलिड होगा। तो लिखो, इट इज द एवरेज में लिखना, एवरेज स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ particle between two position or between two instant of time, between two instant of time, ठीक है। दो पोजीशन के बीच का स्पीड या दो टाइम के बीच का स्पीड, एवरेज स्पीड, ये तो डिफाइन किया। अब मैथमेटिकली ये कैसे डिफाइन है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, इस एवरेज स्पीड का क्या कैसे डिफाइन किया गया है। तो देखो, ये एवरेज वैल्यू को और अच्छा से समझिए आप। कोई बस वाले से पूछो कि तुम किस स्पीड से आए हो रामगढ़ से रांची, तो बोलता है 40 किलोमीटर पर आवर से आए हैं। क्या वो सही बोल रहा है? कहीं 50 कर लिया होगा, कहीं रुकिए गया होगा, वो कहीं 30 कर लिया होगा। तो वो कौन वैल्यू बोला हमको 40 किलो? नहीं, वो तो एवरेज का मीनिंग है, तो ढूंढना है, आप उसी का नाम ले लेते हैं। सर टोटल पहला स्पीड लास्ट स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल। वो सब बात नहीं, मीनिंग क्लियर करना। देखो सुनो, उसका कहना ये है ना कि तू मेरे लिए रामगढ़ से रांची के बीच में रोड खाली कर दो, ठीक है।
और हम पर रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि तुम अपना स्पीड को ना बढ़ाना घटाना कुछ नहीं करना, एक कांस्टेंट स्पीड से रांची जाना है और 2 घंटा में पहुंचना है, टाइम के पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए आप कि देखो तुमको 2 घंटा में पहुंचना है रांची और अपना स्पीड को कहीं बढ़ाना घटाना नहीं। अब जो सेट करना है सेट कर लो तुम अपना स्पीड को, तो वही है 40 किलोमीटर पर आवर। यानी वो रुकते फुकते हुए आया, 2 घंटा लगाया, अपना स्पीड को चेंज करते हुए आया और 2 घंटा में आया। तो यदि वो अपना स्पीड को कांस्टेंट स्पीड से आवे और 2 घंटा में आवे, तो वही कांस्टेंट स्पीड वो एवरेज स्पीड होगा। ये समझे बात। अब यहाँ से लालपुर चौक पर जाना होगा, मान लीजिए आपको 5 मिनट लगा, कहीं स्पीड रुक गए, कहीं बढ़ा लिए, कुछ भी हो गया, 5 मिनट लगा। अभी भी बोलेंगे कि आप 5 मिनट में जाओ, चलो रोड खाली कर दे रहे हैं आपके लिए, हम एक कांस्टेंट स्पीड से जाओ। तो आप सोचोगे ना कौन कांस्टेंट स्पीड से चले जो 5 मिनट में पहुंचना है, वही जो भी स्पीड सेट करेंगे वो एवरेज वैल्यू का लगेगा। यानी एवरेज वैल्यू को हर जगह क्या मानना है, कांस्टेंट मान के चलेंगे कि हर जगह उसका वैल्यू वही था। तो एवरेज स्पीड इज ए कांस्टेंट स्पीड बिटवीन 2 पोजीशन। ये प्रॉपर्टी लिखो इसका, एवरेज स्पीड is a constant speed between 2 position और मैथमेटिकली तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है इसका। इसको डिनोट करना एवरेज स्पीड को v के नीचे ए भी लगा देना, ए भी एक रिप्रेजेंटेशन या और भी रिप्रेजेंटेशन एवरेज का। देखो बहुत कोई क्या करता है ना, भी में ऐसा साइन लगा देता है एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, या एक और स्टाइल है भी के ऊपर एक ऐसा आप लाइन सिगमेंट डाल दोगे, ये सब एवरेज का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा एक और बात, एवरेज स्पीड का एक और नाम है मीन स्पीड। मीन, हाँ मीन स्पीड। कहीं कहीं जब खासकर जहां लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड कोई मोशन पढ़ेंगे वहां पर एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू बोला गया है। और ये मैथमेटिकली डिफाइन, तो 9th लेवल में डिस्टेंस को s से डिनोट करते थे, टाइम को t से, ओनली टाइम इंटरवल को। थोड़ा यहाँ रिप्रेजेंटेशन अलग हुआ है और कुछ नहीं, सब कुछ तो वही हो रहा है नहीं। वो सब 9th वाला ही बात को पढ़ना है यहाँ पर, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बस चेंज होगा। समझ गए? अगला लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिसको सिंपली स्पीड भी बोला। और इसमें तो एक बात पहले लिख लेना, इंस्टेंटेनियस स्पीड में इसको सिंपली स्पीड भी बोले, एंड इट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए गिवन पोजीशन or at a given instant of time इसको डिनोट करना VINS लगा देना नीचे, या भी सिंपली भी से भी डिनोट करना। और ये डिफाइन है कैसे, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, उसमें था क्या एवरेज वाले में, लार्ज डिस्टेंस, डेल्टा एस से डिनोट किए थे ना उसको, लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लार्ज टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस वाले में स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल।
और स्मॉल डिस्टेंस को कैसे डिनोट करना, ds से। स्मॉल टाइम इंटरवल को कैसे, अब कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्योंकि इसमें स्मॉल लिया गया। देखो 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 देखो, आपको कोई एक पोजीशन पर का स्पीड चाहिए, ध्यान देना, कोई एक पोजीशन पर का स्पीड चाहिए आपको, तो कोई एक पोजीशन पर एक टाइम होगा ना, कि टाइम इंटरवल होगा, एक ही टाइम होगा। वहां का टाइम इंटरवल कितना, 0। एक टाइम के लिए, एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए टाइम इंटरवल कितना, 0। डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कितना, एक पोजीशन के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 0। तो कोई यदि ये वाला फॉर्मूला यूज करता है एवरेज वाला, तो डिस्टेंस भी 0 और टाइम भी 0, 0/0 क्या आ जाएगा, मीनिंगलेस आ जाएगा, स्पीड डिफाइन नहीं हुआ। नहीं समझे बात। कोई एक पोजीशन पर ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना टाइम टेकन है, तो दोनों चीज 0 है, तो स्पीड कितना, 0/0 यानी मीनिंगलेस। तो उस मजबूरी में क्या किया ना लोग, न्यूटन का ये सब बात किया हुआ है। न्यूटन क्या किया, एक और पोजीशन ले लिया, वो एक और पोजीशन लिया। अब वो इस दोनों पोजीशन के बीच का स्पीड निकाला पहले, इस दोनों के पोजीशन के बीच का स्पीड। तो इस दोनों के पोजीशन के बीच का स्पीड निकालोगे तो वो स्पीड ए पर का स्पीड नहीं निकालेगा, वो तो ए और बी के बीच का एवरेज निकालेगा। जब ये दो पोजीशन ले लिए आप, तो वो तो एवरेज ना स्पीड हुआ, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं ना हुआ। लेकिन न्यूटन बोला आपको कि इसी एवरेज को हम ए पर का मान सकते हैं जब बी पॉइंट काफी क्लोज हो। तो क्या समझे, जब पॉइंट बी ए के काफी क्लोज होगा तो ए से बी तक जाने में मान के चलेंगे नहीं चेंज हुआ स्पीड। दो पॉइंट काफी नजदीक होगा तो वहां से वहां तक जाने में चेंजिंग मान सकते हैं क्या, नहीं ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एक तरह से एवरेज स्पीड है, लेकिन कैसा, दो पॉइंट के बीच का, दो क्लोज पॉइंट के बीच का, समझे। इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में सुनो इसको। तो ये ए और बी के बीच निकाला तो ये आपको एवरेज निकला, ये इंस्टेंटेनियस नहीं निकला। लेकिन इसको जब क्लोज कर दोगे तो वही एवरेज इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। इसको तो ये जब क्लोज आ जाएगा तो ये जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा हो जाएगा ना, टेंस टू 0 ना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। ये पॉइंटे क्लोज आ गया तो फिर डेल्टा टी भी टेंस टू 0 होगा, डेल्टा एस भी टेंस टू 0। मतलब ये कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी में लिमिट लगा दें हम लोग, क्या, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो यही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसी को शॉर्टली लिखा गया, क्या, ये तो पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहे थे, तो यही याद कीजिए। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के टर्म्स में बोला था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में लिमिट लगा दोगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो इस डेल्टा फॉर्म से हट के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी वाला फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देखना है ना। ये सब न्यूटन बहुत दिन तक यहाँ पर रुका हुआ था इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करने के लिए। तो बोला एक पोजीशन है, यहाँ पर ना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना टाइम टेकन हो रहा है, तो ये तो दोनों 0/0 आ जा रहा है, तो क्या करें। तो उस मजबूरी में वो एवरेज निकाला, लेकिन ऐसा दो क्लोज पॉइंट का एवरेज निकाला जो क्लोज है, यानी लिमिट का कंसेप्ट पहली बार वहीं पर आया था। यहीं पर पहली बार कैलकुलस में जो लिमिट पढ़ते हो वो यहीं पर आया था। इसी एवरेज इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करने में न्यूटन लिमिट का कंसेप्ट लाया। जब लिमिट लाया तो फिर डिफरेंशिएशन आया, फिर इंटीग्रेशन आया, समझे। कैलकुलस जो न्यू मैथमेटिक्स पढ़ोगे, कुछ अभी 11 में पढ़ना होगा आप लोग को, और जो रेस्ट है 12 में, उसको न्यूटन का दिया, स्टार्टिंग चीज़ें न्यूटन का दिया हुआ है। मैथमेटिक्स अकेले नहीं फॉर्म हुआ, जैसे जैसे फिजिक्स को
आगे बढ़ाने में जो प्रॉब्लम हो रहा था तो मैथमेटिक्स का रूल बनते गया। बिना पर्पस का कोई चीज़ का इन्वेंशन होता है क्या? कभी कभी कुछ ऐसा चीज़ है जो सडनली अपने आप कुछ दिखा, तब लोग उसके बारे में देखने गए क्यों हुआ, क्या हुआ। नहीं, मैथमेटिक्स तो का तो बैकग्राउंड है फिजिक्स। फिजिक्स नहीं होता तो मैथ्स नहीं होता। उसमें जो जो दिक्कत आया नेचर को समझने में, तो रूल बनाते गए आप, उसी रूल को मैथमेटिक्स बोलते हैं। चलो ये हो गया एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वेलोसिटी डिफाइन करेंगे।